नमस्कार दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से कुछ विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर कि कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यदि इतिहास विषय के संदर्भ में हम बात करें तो हमने पहले ही एक वीडियो के माध्यम से ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों पर चर्चा की थी। चर्चा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण विषय ब्रिटिश भारत में हुए जनजातीय विद्रोहों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जनजातियों की बात करें यदि तो मुख्य धारा के आम जनमानस से थोड़ा अलग होती हैं। दोस्तों, उनके लिए उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, उनकी जातीय पहचान, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार, ये सब बहुत मायने रखते हैं। और जब जब भी इन अधिकारों में, उनके रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप करता है तो वो इसका मुखर विरोध और विद्रोह करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने जो भी नीतियां बनाई, विभिन्न आर्थिक प्रशासनिक नीतियां, भू राजस्व नीतियां, वन नीतियां बनाई, विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, उनके द्वारा उनकी सैन्य छावनियां, रेलवे लाइनों का जंगलों तक विस्तार किया गया, उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, असभ्य कहकर उनका धर्मांतरण किया गया, तो कभी उनसे जबरन मजदूरी करवाई गई। इन सब चीजों ने उनके अधिकारों पर और उनकी रीति रिवाज परंपराओं पर हस्तक्षेप किया। और ये उनकी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा, जिसे कि हम खुंटकट्टी प्रथा कहते हैं, उनमें हस्तक्षेप था। तो इस हस्तक्षेप का समय समय पर जनजातियों ने, अलग अलग जनजातियों ने विद्रोह किया। दोस्तों, चर्चा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऐसे ही कुछ प्रमुख विद्रोहों पर क्रमवार अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो पहला विद्रोह हमें दिखाई पड़ता है वो पहाड़िया विद्रोह है। 1778 ईस्वी में हुआ था ये, और ये पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया, जो कि राजमहल की पहाड़ी में रहते थे। दोस्तों, ये एक बहुत ही लड़ाकू जनजाति थी, और जैसे ही इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, इन्होंने तुरंत ही उसका एक हिंसक और खूनी विद्रोह किया। विद्रोह का नेतृत्व वहीं के जनजातीय सरदारों ने किया था, लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया। यदि हम अगले विद्रोह की बात करें तो यह एक चुआर विद्रोह है, चुआर जनजाति के द्वारा किया गया था, जो कि बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में रहती थी। इस विद्रोह का भी कारण वही अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियां थी। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो जितनी भी विद्रोह हुए हैं वो ज्यादातर या तो भूमि को लेकर हुए हैं या तो आर्थिक नीतियों या वन नीतियों के कारण हुए हैं। इस चर्चा के इस क्रम में जो पहला महत्वपूर्ण विद्रोह दोस्तों है वो अहोम जनजातियों के द्वारा किया गया अहोम विद्रोह है, जो कि 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा युद्ध के पश्चात अहोम जनजातियों से कुछ वायदे किए थे, और उस वायदे में एक प्रमुख जो मांग थी अहोम जनजातियों को, एक अहोम राज्य की स्थापना की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज अपने उस वायदे से मुकर गए, तो अहोम जनजातियों ने उसका विरोध किया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफी शक्तिशाली थी दोस्तों, तो उन्होंने उस विद्रोह को कुचल दिया और उस जिसकी मांग हो रही थी उस राज्य का ही विभाजन कर दिया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण विद्रोह हम देखते हैं वो है कोल जनजातियों के द्वारा किया गया। कोल दोस्तों जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहते थे। 1831 ईस्वी में यह विद्रोह किया गया था, और इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत और सुरगा राय ने किया था। विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि कोलों की जो भूमि थी उनको लेकर के जमींदारों, दिकुओं या साहूकारों को दिया जा रहा था, और इसी के संदर्भ में कोल जनजातियों ने विद्रोह किया। लेकिन इस विद्रोह को भी वही असर हुआ, कुचल दिया गया इसे। 1830 के ही दशक में एक जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हमें दिखाई पड़ता है वो एक खासी विद्रोह था। खासी जनजातियों के द्वारा किया गया था। खासी जनजाति कहां रहती है दोस्तों? मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। गारो खासी हिल्स, एक खासी पहाड़ी ही नाम है वहां पर, गारो खासी हिल्स जयंतिया। तो वहां के एक नुनक्लो शासक थे दोस्तों, तीर्थ सिंह। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और इस आंदोलन में उनका साथ दिया बार मानिक और मुकुंद सिंह ने, और उसका भी कारण उन्हीं के पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना था। एक सिंगफो विद्रोह हुआ 1830 के ही दशक में। 1830 के दशक में कई विद्रोह हुए नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। इस विद्रोह का नेतृत्व रनुआ गोसाई ने किया।
और अंग्रेजों द्वारा असम असम की ही एक जनजाति है सिंगफो, उस क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जिसके विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति के द्वारा। खोंड जनजाति एक बड़ी जनजाति है जो कि तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई है। खोंड विद्रोह दोस्तों दो क्रम में हुआ था। पहली बार 1837 में शुरू हुआ था, जो कि 1856 तक चला, काफी लंबा विद्रोह था। और उसके बाद 1914 में एक बार फिर से यह विद्रोह हुआ उड़ीसा में। इसका कारण क्या था? इसका कारण थोड़ा से अलग हटकर था, क्योंकि उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया था। और रीति रिवाज ऐसा कि खोंडो नरबलि में विश्वास रखते थे और अंग्रेज उन्हें असभ्य कहकर उनके नरबलि की इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसी के विरोध में उन्होंने विद्रोह किया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो कारण था वो थोड़ा सा अलग है। वो कारण क्या है? नरबलि। इसके पश्चात दोस्तों भील विद्रोह हम देखते हैं, जो कि भील जनजाति के द्वारा किया गया था। ये भील जनजाति ज्यादातर पश्चिमी घाट पे रहते हैं। पश्चिमी घाट दोस्तों गुजरात के साउथ वेस्ट से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो कोस्टल एरियाज हैं। यहां पर एक भील राज की स्थापना की बात हुई थी। भील जो भील जनजातियां थी, उन्होंने एक भील साम्राज्य की स्थापना की बात की और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन था उसका उन्होंने विरोध किया। यह भी दो पार्ट में विभाजित है। 1817 से 1819 तक चला था पहली बार, और फिर 1913 में एक बार फिर से यह विद्रोह हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है वो संथाल विद्रोह है। महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इसका रीजन अलग रहा और इसका जो परिणाम रहा इस विद्रोह का वो थोड़ा सकारात्मक रहा। 1855-56 में बिहार के क्षेत्र में हुआ, जो तत्कालीन बिहार क्षेत्र था, अभी ये रांची लगता है, रांची झारखंड। यहां पर विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया, जो कि ज्यादा फेमस रहे। इसके साथ में चांद भैरव और फूलो जानो भी इनके समर्थक रहे। ये विद्रोह का जो कारण था वो स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के द्वारा उनकी जमीन पर अधिग्रहण करना था। दोस्तों संथालों ने वनों की कटाई कर जो भी जमीन साफ की और उस पर खेती कर रहे थे, उसको जमींदारों द्वारा जबरदस्ती हड़पा जा रहा था। तो इन संथालों ने सबसे पहले विरोध नहीं, सबसे पहले ब्रिटिश जो अधिकारी थे, स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके पास अपनी बात रखी, लेकिन उनके द्वारा वो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। तो इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया और फिर यह विद्रोह धीरे धीरे जमींदारों से आगे बढ़ते हुए किसके खिलाफ हो गया? ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हो गया। जब विद्रोह का स्वरूप व्यापक हो गया तो ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई और फिर संथालों को उनकी जमीन से बेदखल करने से रोक दिया गया। ये एक सकारात्मक परिणाम था, क्योंकि इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसके जो आउटकम रहा वो थोड़ा पॉजिटिव रहा और संथालों को उनकी भूमि पर वापस से अधिकार मिला। एक जो अन्य महत्वपूर्ण विद्रोह है दोस्तों, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है, मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता था, जो कि धरती बाबा के नाम से जाने जाते थे। झारखंड से संबंधित है, रांची से। 1899 से लेकर 1900 तक 2 साल का यह आंदोलन रहा। मुंडा जनजाति अपने आप को दैवी शक्तियों से युक्त मानती थी और इसके जो नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, उनका मानना था कि उनको परमेश्वर के दर्शन हुए हैं और वो किसी को भी निरोग कर सकते हैं। वैसे इसका जो उद्देश्य था इस विद्रोह का वो थोड़ा व्यापक था। विद्रोह सांस्कृतिक रूप से भी था, धार्मिक रूप से भी था और राजनीतिक रूप से भी था। इनका जो उद्देश्य था वो एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, अकाल और बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना था और एकेश्वरवाद पर बल देना था, कर्मकांड का विरोध करना था दोस्तों। और जो राजनीतिक उद्देश्य इनका था कि वो ब्रिटिशर्स को कर नहीं देना है और एक पृथक मुंडा साम्राज्य की स्थापना करनी है। इसके लिए जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम के मुखिया दोनका मुंडा को बनाया और इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए। उद्देश्य वही कि हम सरकारी नियमों को नहीं मानेंगे और उनके जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आज्ञा का अवहेलना करेंगे। जो भूमि है उस पर जबरदस्ती रैयतों का नियंत्रण स्थापित करेंगे। कोई भी कार्य होगा उसका हम सशस्त्र विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते रहना है और पृथक मुंडा राज्य की स्थापना करनी है। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और पकड़ करके जेल में डाल दिया और इस विद्रोह को निर्दयता पूर्वक कुचल दिया।
जेल में जो मुंडा जी थे, बिरसा मुंडा, जो कि स्वयं को दैवी शक्तियों से युक्त मानते थे और लोगों को निरोग करने की उनके पास शक्ति थी, वो स्वयं रोग से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उलगुलान विद्रोह को भी मुंडा विद्रोह से जोड़कर देखा जाता है, जो कि मुंडा विद्रोह से काफी पहले से चल रहा था। 1860 से ही ये चल रहा था और काफी लंबे समय तक 1920 तक चला। इस विद्रोह को बिरसा मुंडा का समर्थन प्राप्त था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। खोंड विद्रोह हमने पढ़ा था, ऐसा ही एक विद्रोह खोंडा। अगला विद्रोह दोस्तों खोंडा डोरा जनजाति के द्वारा किया गया था, जो कि विशाखापत्तनम के डाबर क्षेत्र में रहते थे। 1900 के दशक में यह विद्रोह भी किया गया था और मुंडा जनजातियों की तरह ये भी अपने आप को अलौकिक शक्तियों से युक्त मानते थे, लेकिन इनका भी हश्र वही हुआ, अंग्रेजों ने इन सबको मौत के घाट उतार दिया। अगला विद्रोह दोस्तों बस्तर विद्रोह है, जो कि जगदलपुर में 1910 में हुआ था, जो कि बिहार क्षेत्र से लगता है। यहाँ पर बस्तर के जो राजा थे, उन्होंने सामंती और वन अधिनियमों के विरोध में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर हम अगले महत्वपूर्ण विद्रोह की बात करें तो कुकी विद्रोह का नाम देख सकते हैं, जो कि 1917 से 1919 तक चला था और मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। कुकी जनजाति दोस्तों नागालैंड और मणिपुर दोनों क्षेत्रों में रहती है। इसका कारण क्या था? उसी समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। उस दौरान अंग्रेजों ने वहां के मजदूरों को जबरदस्ती भर्ती किया और इसी के विरोध में कुकी जनजातियों के द्वारा यहाँ पर संघर्ष किया गया। संघर्ष काफी व्यापक था और बड़े मेहनत के पश्चात ही इसको दबाया जा सका था। नॉर्थ ईस्ट से ही संबंधित मणिपुर से ही एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन जो था नागा जनजातियों के द्वारा किया गया था, जिसको कि हम जालियाग्राम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो 1900 के दशक से शुरू होकर 1931-32 तक चला था और व्यापक रूप से आजादी के बाद ही इनकी समस्याओं का समाधान हो सका। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा नागा जनजातियों पर भूमि कर लगाया गया और इस भूमि कर के विरोध में वहां पर जैदोनांग नाम का एक राजा था, नवयुवक, उसने एक हल्का धार्मिक आंदोलन की स्थापना की और आतंकी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। 1931 में इसे पकड़ लिया गया और पकड़ करके वही फांसी पर लटका दिया गया। अब जैदोनांग की मृत्यु हो गई तो आंदोलन का तरीका भी बदल गया, क्योंकि आंदोलन का जो नेतृत्व था वहां की एक नवयुवती रानी थी, उनके द्वारा गंडीनिल्लू, उनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाने लगा और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व गांधीवादी पद्धति के माध्यम से किया, अहिंसक स्वरूप से। लेकिन दोस्तों विद्रोह तो विद्रोह होता है, तो अंग्रेजों ने रानी गंडीनिल्लू को पकड़कर जेल में डाल दिया और फिर जब देश आजाद हुआ तब तक वो जेल में ही थी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी स्वतंत्रता के पश्चात, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही एक जनजाति रही थी पराज, काली पराज, जिसको कि आगे चलकर गांधी जी ने रानी पराज नाम दे दिया था, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रानी गंडीनिल्लू को रानी की उपाधि किसने दी, कि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी या गांधी जी ने? ऐसे ही काली पराज को रानी की उपाधि किसने दी? तो काली पराज को गांधी जी ने रानी पराज कहा था और गंडीनिल्लू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी गंडीनिल्लू कहा था। बंगाल से क्षेत्र से अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन भी मुंडा जनजातियों के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके साथ में उनके ओराव जनजातियां भी शामिल थी। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो जतरा भगत और बलराम भगत थे और इनका जो मानना था कि जनजातियों की रक्षा के लिए एक ईश्वर का वही अवतार पैदा होगा, मसीहावादी वही स्वरूप। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस आंदोलन को दबा दिया गया। अगर हम दक्षिण के क्षेत्र में जाएं तो वहां पर जो महत्वपूर्ण आंदोलन रहा या विद्रोह रहा वो रंपा विद्रोह था। ये रंपा विद्रोह दो भागों में हुआ था। एक प्रथम रंपा विद्रोह है जो कि 1879 में हुआ था और एक द्वितीय रंपा विद्रोह, जैसे कि हम सामान्यतः रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं, वो 1922 से लेकर 1924 तक चला था। दोस्तों रंपा एक जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से लगती है, गोदावरी नदी के तट पर ये बसे हुए हैं। वहां के विशाखापट्टनम पहाड़ी पे ये रहते हैं, विशाखापट्टनम जिले के ही क्षेत्र में। इनके जो विद्रोह किया गया, ये पहाड़ी जनजातियां हैं, इनके जो विद्रोह किया गया वो ब्रिटिश सरकार के मद्रास प्रेसिडेंसी के खिलाफ था और विद्रोह का कारण उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप था। वो रीति रिवाज क्या थे? खोंड जनजाति जो थी उनके रीति रिवाज में कौन सा रीति रिवाज था? नरबली।
और जो रंपा जनजाति है उनको ताड़ी बनाते थे, ताड़ी जिसको कि मदिरा कहा जाता है, कच्ची मदिरा कहते हैं। तो ताड़ी बनाने को उनका जो मूलभूत अधिकार था उसके ऊपर कर लगाया गया और उसे अवैध घोषित कर दिया गया। ताड़ी जनजातियों की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दोस्तों। तो जैसे ही इस पर प्रतिबंध लगा वो जनजातियां विरोध करने लगी और यह विरोध धीरे धीरे एक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों इस विद्रोह को दबा करके जो भी विद्रोही थे उन्हें अंडमान जेल में डाल दिया गया। इसके पश्चात रंपा जनजातियों के द्वारा पुनः 1922 में विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू आजकल चर्चा में भी हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं। क्यों? इसका कारण है कि उनके ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, बाहुबली फिल्म निर्देशक जो है, RRR करके ऐसा कुछ मूवी का नाम है, इसलिए यह थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चर्चा में है। विद्रोह का जो कारण था वो वही पुराने मुद्दे, जैसे कि उनका शोषण हो रहा है, उनकी कृषि भूमि पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो उनके चराई संबंधी अधिकार थे उन पर रोक लगाया जा रहा है। तो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो उनसे जबरन मजदूरी कराना था। एक्चुअली में जो वहां का एक तहसीलदार था, बास्टियन नामक एक तहसीलदार था, उसने आदिवासियों को बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण करवाने का प्रयास किया और इसी के खिलाफ राजू के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। अंत में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर भागने के प्रयास में उनको गोली मार दी गई। 1924 में दोस्तों फिर यह विद्रोह समाप्त हो गया। झारखंड से संबंधित, झारखंड की स्थापना से संबंधित एक आंदोलन रहा था, झारखंड आंदोलन नाम से जानते हैं, जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। ये छोटा नागपुर के आदिवासियों के द्वारा किया गया था, सम्मिलित रूप से कई आदिवासी थे वहां पर। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्रों में यह आंदोलन फैल गया था। इसी क्रम में 1937 में आदिवासी महासभा की स्थापना की गई और फिर 1949 में एक क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना की गई थी। चेचू जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र से संबंधित है, 1920 में इन्होंने वन नियमों के विरुद्ध वन सत्याग्रह किया था, विद्रोह नहीं, सत्याग्रह है। और इसी तरह का एक सत्याग्रह 1930 के दशक में बिहार के पलामू के खरवाड़ों के द्वारा किया गया था और उसका भी कारण यही था कि जो नए वन नियम बनाए गए हैं वो इनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे थे। आखिरी जो हम विद्रोह देखते हैं वो गोंड जनजातियों के द्वारा किया गया। तो गोंड दोस्तों इस समय देश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से शुरू होकर के मध्य, दक्षिण और पश्चिम तक फैली हुई है। गोंड जनजाति अपने आप को द्रविड़ियन के नजदीक पाती है। उनकी भाषा कन्नड़, तमिल, तेलुगु से लगभग मिलती जुलती है और उनकी भाषा गोंडी भाषा होती है उनकी। और गोंड धर्म के जो भी अनुयायी थे उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए गोंडों ने एक सम्मिलित विद्रोह किया था। दोस्तों ये जो भी विद्रोह जनजातियों के द्वारा ये जो भी विरोध किया गया, इसको हम विद्रोह की श्रेणी में ज्यादातर रखते हैं। दोस्तों विद्रोह और आंदोलन में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि जो आंदोलन होता है वो उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मुद्दे, ये सब थोड़ा व्यापक होते हैं और वो हमेशा जो भी आंदोलन होगा वो व्यवस्था परिवर्तन का एक ठोस विकल्प देता है कि ये नहीं होगा तो ये होगा। किंतु विद्रोह सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, उसका एक ठोस विकल्प नहीं देता है। जैसे किसी ने कहा, कोई आपको कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, आप पूछते हो कि भाई चलो ठीक है ये आपकी बात सही, ये नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, तो उनका कहना नहीं नहीं ये नहीं होगा, बाकी चाहे जो रख लो। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प नहीं है। तो जहां पर व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प ना हो, हिंसक स्वरूप हो और नेतृत्वकर्ता मुद्दे सब कुछ स्थानीय हो, ऐसे विरोध को हम आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखेंगे बल्कि उसको हम विद्रोह कहेंगे। तो स्वरूप की दृष्टि से देखें तो जनजातीय विद्रोह स्थानीय है, नेतृत्वकर्ता स्थानीय है और चमत्कारिक शक्तियों पर उनका ज्यादा विश्वास रहा है। इस कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, विद्रोह सफल नहीं हो पाया। एक तो उनकी कोई पूर्व योजना नियोजित नहीं थी, अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग समय पे विद्रोह किया
जैसे संथाल, कोल, मुंडा, ये सब अलग अलग समय पर विद्रोह किए। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में आप विरोध करोगे तो उसे दबाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए अंग्रेजों से ये जीत नहीं पाए। दूसरा, इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ये भाई तीर कमान से युद्ध करते थे और इनका मानना था कि जब ये तीर मारेंगे तो इनके तीर आग उगलेंगे और जो अंग्रेज है उनकी बंदूकें पानी उगलने लगेंगी। ये अंधविश्वास ही था। अब जब युद्ध करने गए तो ना वहां उनकी तीर ने आग उगला, ना अंग्रेजों की बंदूक ने पानी उगला। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी पराजय होनी ही थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ कारण थे कि ये जनजातीय विद्रोह क्यों असफल हो गए। उम्मीद है कि इस चर्चा के माध्यम से आपको जनजातीय विद्रोहों के कारण, स्वरूप और उनके बारे में ठीक ठाक जानकारी हो गई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो आप करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप वो पीडीएफ को पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।